भलो और राजनीतिक न्याय लोग हैं उनकी इस देश भलो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आर पार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। राजस्थान में पहले चरण के मतदान के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी और राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज करौली, धौलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि राहुल गांधी की अनूपगढ़ और फलौदी में चुनावी सभा होगी। राहुल गांधी का पहला दौरा है, जबकि पीएम मोदी जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशियों के लिए पहले यहां प्रचार कर चुके हैं। अब यहीं से बीजेपी रेस में आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कई सीटों पर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी के मिशन 25 को खतरा है, इसलिए कुछ सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मरुधरा की जंग में मचा घमासान, बीजेपी के मिशन 25 को खतरा। राजस्थान में हाथ को मिलेगा साथ, या बीजेपी लाएगी जीत की हैट्रिक। और राजनीतिक न्याय लोग हैं उनकी इस देश भलो। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। राजस्थान में 25 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने की उम्मीद में चुनावी मैदान में उतर रही है। राजस्थान में कांग्रेस इस बार बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने में लगी है। इसी के तहत कांग्रेस ने 3 सीटों पर गठबंधन किया है, जहां पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। आपको बता दें कि 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 25 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2019 के चुनाव में 24 सीटें, 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल को मिली थी। उस वक्त बेनीवाल एनडीए के हिस्से में थे, लेकिन इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडी का हिस्सा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के मिशन 25 को खतरा है, और इस बार भी बेनीवाल नागौर सीट से प्रत्याशी है, जबकि उनके सामने ज्योति मिर्धा है, जो पहले कांग्रेस में थी। बहरहाल मरुधरा की जंग इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली है। तभी तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 25 को कामयाब करने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी के मिशन 25 को रोकने में कितनी सफलता पा सकती है। रिपोर्ट, हिंदी खबर। लोग हैं और जी हाँ, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कैसे बीजेपी के मिशन 25 को रोकेगी और क्या रणनीतियां हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2019 में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की थी, 24 सीटें 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें अपने खाते में लेकर गई, यानी कि अब हैट्रिक लगाने के ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर 4 मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका। बृजराज सिंह शेखावत जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बृजराज जी, बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति राठौर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है कीर्ति जी। सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या रणनीति है आपका, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं होने वाला है मरुधरा का ये जंग। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो चुनाव हो रहा है, ये प्रादेशिक मुद्दों के बजाय पूरे राष्ट्र के मुद्दों पर है। और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो उसके कार्यों का, तो देखिए जो पार्टी जो सत्ता में होती है, उसके द्वारा सत्ता में आने से पहले जो उसके घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया,
उनमें से उसको आप कितने में से कितने नंबर देंगे, जनता इस बात को तय करती है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव के मैदान में आई और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस समय उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए, चाहे वो छोटा छोटा रिएक्शन दीजिएगा, सबसे छोटा छोटा रिएक्शन लेके उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी है। 4 जून का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सपने में नहीं सोच सकती भारतीय जनता पार्टी की इतनी पूरी अप्रत्याशित हार होने वाली है, मैं कहना चाहूंगा। जी चलिए, कीर्ति राठौर जी के पास आना चाहूंगा। कीर्ति जी, क्या देखती हैं, किस तरीके से सियासी समीकरण क्या कह रहा है राजस्थान का? देखिए, राजस्थान ने हमेशा एक इतिहास ही रचा है और जब मोदी जी की लहर चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रण यहाँ पे मुश्किल है। और मोदी जी की लहर में सभी तर जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि जो अभी नारा चल रहा है हमारा कि 400 पार, और वो 400 पार हम करके दिखाएंगे और राजस्थान की 25 सीटें बिल्कुल आप देखिएगा कि मोदी जी की लहर में तर ही जाएंगी। विजराज जी के पास आते हैं। विजराज जी, कीर्ति जी कह रही हैं कि 25 की 25 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी, जैसा कि मिशन 25 को लेकर बीजेपी चल रही है, क्या सहमत हैं आप इससे? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता इस बार बीजेपी 25 की 25 सीट ले पाएगी। कुछ सीटें, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत जोर लगाना पड़ेगा। फंसी हुई है 3 सीटें, कम से कम 3 सीटें अभी तक फंसी हुई हैं कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 25 सीट ला पाएगी। जी, बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है विजराज जी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या देखते हैं आप, किस तरीके से घेर पाएगी? क्योंकि एक देखिए, सत्ता विरोधी जो लहर है उसका काट बीजेपी के पास अभी नहीं है। 2 बार से एक तरीके से कहिए कि लोकसभा में प्रचंड जीत करती आई है बीजेपी। अभी क्या देख रहे हैं आप, क्या सियासी समीकरण बन रहा है, बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के पक्ष में राजस्थान में? राजस्थान में नो डाउट बीजेपी के पक्ष में ही है, पर बाड़मेर की सीट जिस तरह से रविंद्र सिंह जी भाटी ने फंसा रखी है, उससे नहीं लगता कि बीजेपी वहां से निकाल पाएगी वो सीट। और यदि आप देखें तो पिछली बार चूरू की जो सीट है वो भी बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी, 75 या 78 हजार के करीब जीती थी। और इस बार दोनों जाट प्रतिद्वंदी है, तो वो भी एक सीट राहुल कस्बा जो है वो बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में आए हुए हैं। तो वहां पर भी पेच एक बहुत फंसा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि वहां से बीजेपी निकाल लेगी, वहां पर बहुत उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि सही तरीके से कांग्रेस उस सीट को संभाल पाएगी तो वहां से वो अपना प्रत्याशी निकाल सकते हैं। तीसरा आपका नागौर में जस्ट अपोजिट हो गया। हनुमान बेनीवाल जी पहले बीजेपी के साथ थे, अब इस बार इंडी गठबंधन के हैं। ज्योति मिर्धा जी जो पहले कांग्रेस की थी अब बीजेपी की हो चुकी है, तो वहां पर भी कोई ज्यादा प्रतिशत मार्जिन नहीं था। 1,81,000 समथिंग वोटों से हनुमान बेनीवाल साहब जीते थे, तो वो भी पेच एक फंस सकता है। तो कांग्रेस यदि मेहनत करे तो ये तीनों सीट पर रविंद्र सिंह जी भाटी की छोड़ दीजिए, वो तो निर्दलीय है, 2-3 सीटों पर कांग्रेस निकाल सकती है। कुल मिलाकर विजराज जी, और भी लोग जो राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित, ये कह रहे हैं कि 7 से 8 सीटें जो है फंसती हुई दिख रही है बीजेपी की। सर मैं ये जितने भी पिछली बार बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं वो 3 लाख के मार्जिन, 4 लाख के मार्जिन से जीती हैं। मैंने आपको जो 3-4 सीटें जो बताई हैं वो सीटें का कम मार्जिन है। यदि इसमें मोदी लहर है, इसको आप मानना पड़ेगा, मोदी लहर है, पर जब कोई सीटें कम मार्जिन की होती है तो उसको किसी भी तरीके से मेहनत करके पूरा किया जा सकता है। यदि कांग्रेस गठबंधन इस तरफ ध्यान दे, बजाय वो 25 की 25 सीटों पर जाने के बजाय ये जो 5-7 सीटें जो कम मार्जिन से उस पर मेहनत करे तो शायद वो निकाल के ले सकते हैं। 7-8 सीट मुझे नहीं लगता कि 7-8 सीट आ सकती होंगी। ठीक है, चलिए अब राजकुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पे। सर, पहले तो बताइए कि क्या रणनीति, आज पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, क्या रणनीति है, कैसे मिशन 25 पार लगेगा? आप राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक करा रहे हैं उसको। कांग्रेस के पास चल लेते हैं, पौरुष भारद्वाज जी के पास। पौरुष भारद्वाज जी, कुनबा तो लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, और आपके नेता ज्वाइन कर रहे हैं अब लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। कैसे, इसका काट क्या है आप लोगों के पास?
देखिए मुझे लगता है कि भारत का मीडिया जो है वो कांग्रेस के लोग जो छोड़ते जा रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप देखिए, राहुल कसवा जी हमारी पार्टी में आए ना, हरियाणा से सांसद थे, वो हमारे पास आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के ने जिसको टिकट दिया था इनके सांसद को, उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली में गौतम गंभीर जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश में 2 वर्तमान सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में मना कर दिया। केरल के अंदर एक व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, मुझे पता नहीं कहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस से ज्यादा खराब है। और देखिए, इस बात को मुझे पता नहीं लगता कि ये ना हम लोग जो राजनीति समझने वाले लोग हैं, हम लोग देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। बाकी जो चुनाव होता है, वो जो मौजूदा सरकार होता है, उसके कार्यों का असेसमेंट होता है। मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि आप ये भावनात्मक मुद्दा छोड़ दीजिए, आप मंदिर मस्जिद करना छोड़ दीजिए, आप इधर और इधर पाकिस्तान भारत करना छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप आपके घोषणा पत्र बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछे कि 2014 में आप जिन जिन मुद्दों को लेकर के आप है ना सरकार में आए, या फिर आप जो 2014 में यूपीए की तत्कालीन सरकार में जो जो आरोप लगा के आए, उनमें से आपने कितने पूरे करे, जनता से किए हुए वादे कितने पूरे करे, या फिर आपने कितने यूपीए सरकार के नेताओं को आपने जेल भेजा। देखिए, जवाब शून्य मिलेगा। इन्होंने जिस प्रकार से इस 10 साल के अंदर भगवान की, रामचंद्र जी की आड़ में इतना बड़ा इन्होंने घोटाला किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला जो इस सरकार जी पूरा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए आप किस प्रकार से जिन कंपनियों की बैलेंस शीट ये बता रही है कि वो कंपनियां घाटे में, और जो लोग है ना, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाती, वो सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देती है। जिन कंपनियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही होती है, आईटी की कार्रवाई चल रही होती है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही होती है, वो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा देती है। और देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि चंदा कितने हजार करोड़ का गया, बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि उस कंपनियों ने जितने 100 करोड़ का या जितने 1000 करोड़ का चंदा दिया, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितने हजारों करोड़ से लाभान्वित किया उन कंपनियों को। तो ये तो सरासर लूट की सरकार है। और आप देखिए, आप बात करें 2 बार लगातार जीती। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2019 के चुनाव से पूर्व यही भारतीय मीडिया था, ये जो एग्जिट पोल कर रहा था, जो प्री पोल कर रहा था, और वो भारतीय जनता पार्टी को 200 सवा 200 सीटें दे रहा था। वो तो पुलवामा जैसा एक, अरे सर, भारतीय मीडिया को आप लोग दोष दे देते हैं इतनी आसानी से। भारतीय मीडिया जब आप लोगों के पक्ष में दिखाए तो भारतीय मीडिया सही हो जाती है, और जब आपके विपक्ष में बताते और आपके हिसाब से न बताए तो भारतीय मीडिया गलत हो जाती है। क्या बात करते हैं आप पौरुष भारद्वाज? भारतीय मीडिया को मैं कहा दोष दे रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय मीडिया जो अभी कह रहे हैं उसमें कम नहीं, बात पूरी सुनी नहीं आपने मेरी। मुझे कह रहे हैं पूरी बात तो सुनो आप। मैं कह रहा हूँ कि इसी आप लोगों की मीडिया पे 2019 के चुनाव राजकुमार जी, आ रहा हूँ आपके पास। पार्टी को 200 से 245 सीटें बचाई गई थी, परंतु बाद में जब पुलवामा जैसा कांड हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाय मुद्दों के उस पर जो पुलवामा के शहीदों की लहर पर सवार होकर के सत्ता पाना चाहते हैं। और नेचुरल हमारे देश की जनता भावुक जनता है। जब इतना बड़ा पुलवामा जैसा कांड हो गया, उसके बाद नेचुरल है जब प्रधानमंत्री बेशर्मी से कह रहे हैं कि भैया जो देश का नया वोटर है वो पुलवामा के सैनिकों को शहीद श्रद्धांजलि देने के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है। बेशर्मी से इन्होंने वोट मांगे। ठीक है पौरुष जी, थोड़ा बीजेपी को सुन लेते हैं। पौरुष जी, बीजेपी को सुन लेते हैं। रामकुमार जी, जवाब दीजिए जरा। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, पौरुष जी को मैंने सुना है। हाँ। तो पता है कि मैं तो हास्यास्पद बातें लगती हैं कि ये कहाँ सपने देख रहे हैं। हाँ। इनके पास में ये नेता विहीन हो गए हैं। राजस्थान की बात करूं तो इनके पास न नेता रहे हैं न कार्यकर्ता रहे हैं। इनके पास में बूथ लेवल पर कार्यकर्ता खड़े रहने के लिए नहीं है। पौरुष जी को मालूम होना चाहिए 10,000 से अधिक तो इनके नेता और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर वो अपने सम्मान को बचाने के लिए आ चुके हैं। ये कहाँ घूम रहे हैं? साहब, आपके मंत्री को राजस्थान की 1 मिनट पौरुष जी बोल दे लेने दीजिए, एक एक करके। राजकुमार जी, कीर्तिमान सिंह जी, पौरुष जी को सुनना भी सीखे। बिल्कुल पौरुष जी अपने बारे में बोलेंगे। पौरुष जी बोलने दीजिए राजकुमार जी को। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं राष्ट्र हित में, जनहित में, एक एक को अगर आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरह की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दी थी, अखंड भ्रष्टाचार आपने 2014 से पहले था, इन्फ्लेशन रेट क्या था, बैंकों के एनपीए क्या था, और आपने देखा कि आपके एक से एक घोटाले निकले थे।
लेकिन पिछले 10 वर्ष में बेदाग जो कार्य किए राष्ट्र हित में, और उन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा भाव से हम काम करते हैं और इसके अंदर सुशासन दिया है, साथ में गरीब कल्याण को महत्व दिया है। आज ये बोल रहे हैं, इनके पास में ये हालत हो रही है कि कैंडिडेट खड़े करने के लिए नहीं है, एक पर तीन बदल रहे हैं। बांसवाड़ा में क्या खेल हो रहा है, बागीदोरा में क्या खेल हो रहा है, राजसमंद में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ, और इनके जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो हाथ खड़े करते हैं कि ये तो हारे का, अब ये राम को याद कर रहे हैं। पहले तो सनातन के लिए ये खिलाफ रहे, राम के खिलाफ रहे, और उसके बाद में अब राम याद आ रहा है। अरे राम आपको अब माफ नहीं करने। राम कुमार जी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी जवाब दे दीजिए जो कांग्रेस घेर रही है लगातार आप लोग। हाँ, वो जवाब देता हूँ। इनसे, इन महानुभावों से कीजिए कि इनके समय में जिस तरह का चंदे के नाम पर इनके नेता, उसमें से 100 रुपीज में से करीब 10% इनके जनता पार्टी में जाता था, 90% इनके पास जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आए, इन्होंने भी लिया और हमारे भी आए, और हमारा जिस तरह का आकार है, एक्सेप्टेंस है, उसके हिसाब से पौरुष जी आप तो ये देखो कि आपने आज तक रिटर्न नहीं भरी। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे इनकम टैक्स हुए तो उसके बाद में आपको पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसके आगे जो भी होगा, लेकिन पारदर्शिता को हमने रखा है। आज ये स्थिति तो आई कि कौन ने कितना चंदा है, किस नाम से है, क्या आपने उसमें ऐसे बढ़ रहे हो कि जैसे हमने लिया ही नहीं हो। आपने कितना लिया, आपका आकार क्या था, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है। राम कुमार जी, जरा मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि ब्रजराज जी भी कह रहे थे और कई पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि देखिए आपकी 7 से 8 सीटें फंस रही है भैया राजस्थान में, और कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि जो 7 से 8 सीटें हैं आपके मिशन 25 में खतरा पैदा हो सकती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री खुद बीड़ा संभाल लिए है। और दूसरी बात यह है कि अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हेलो राम कुमार जी। जी अशोक जी, कीर्तिमान सिंह जी और ये हमारे जो विपक्ष के और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 7, 6, 5 एक भी कोई खतरे में नहीं है। पहले भी 2014 में देखा इन्होंने, 19 में भी ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। 25 में से 25 और हमने 5 लाख मतों से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, और 17% से 15% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप ताल ठोक रहे हैं। पौरुष जी के पास चलते हैं। पौरुष जी, विधानसभा में कमी रह गई ये कह रहे हैं सचिन पायलट, क्या कमी रह गई थी भैया आप लोग को? देखिए, मैं पहले सांसद साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इनका बयान मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगा। इन्होंने जो है बजाय, मैं इनसे उम्मीद कर रहा था कि ये इनकी जो 10 साल की सरकार है उसकी उपलब्धियों का ये बखान करेंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक की आदत होती है, इन लोगों की आदत होती है कि आप इनका बयान कोई भी सुनेंगे उसमें इनकी खुद की योजनाओं का समावेश 10% होता है, वो भी झूठी होती है। 90% ये लोग कांग्रेस को या नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी को तक को खोजते हैं। मैं बात कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि साहब यूपीए 2 के समय जो है पहले बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकल गए। आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आपके 10 साल सरकार रही, जो यूपीए 2 के समय आपने जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनमें से आपने कितने नेताओं को जेल भेजा? एक को नहीं भेजा। राम कुमार जी, शाउटिंग मैच में अभी आपके पास आऊंगा। आपकी ईडी ने पिछले राज्यसभा में जवाब दिया है आपकी सरकार ने कि पिछले दिनों 3000 कार्रवाई करी और उसमें से मात्र 47 पे कन्विक्शन हुआ। बताइए, आपकी ईडी चालान ही पेश नहीं करती। आप लोग ईडी वालों को भेजते हैं जैसे कि पहले के जमाने में, अब पिक्चरों में देखते थे 80 के दशक में, 90 के दशक में, कि कोई डब्बा लेकर के जाता था दुकानों पे चंदा उगाई के लिए। मैं जो सवाल पूछा हूं उसका जवाब तो दे दीजिए पौरुष जी। सचिन पायलट कह रहे हैं कि देखिए विधानसभा में कुछ कमी रह गई थी, गुट बन गया था, गुटबाजी हो गया था, अंदरूनी कलह हो गया था, लेकिन लोकसभा में वो सब कुछ साफ हो गया है, अब पार्टी एकजुट है। इसका भी जवाब दे दीजिए। गुटबाजी जैसा कुछ नहीं था। हम लोग चुनाव हार करके भी 70 सीटें राजस्थान में लेकर के आए थे, और भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बनती, राजस्थान की जनता को कितना बड़ा पछतावा था वो राजस्थान के जो एक विधानसभा उपचुनाव हुआ उसे परिलक्षित होता है। देखिए, इन्होंने संविधान की भावना के विपरीत जाकर के उपचुनाव में जो प्रत्याशी था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको इन्होंने मंत्री बनाया, और इनके मंत्री बनाने के बावजूद वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बुरी तरह चुनाव हरा दिया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो है, और हमें चुनाव हराने से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा दुख हुआ है। और भारतीय राजस्थान की जनता राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता राम कुमार जी की पार्टी को घर बैठाने के लिए आतुर है। और राम कुमार जी, एक बात और बोल रहा हूं आपको
आप लोग तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे। भारत की जनता आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप फील्ड में जाइए, जयपुर जैसी सीट जो भारत के इतिहास में वहां पर 2 चुनाव जीते खाली, आपको दावे के साथ 4 जून को जयपुर की सीट भी हम जीतेंगे। 25 सीटों नहीं जा रहा भारत की जनता को प्रभावित कर रहा है। आप लोगों की इतनी बुरी दुर्गति होगी, आप लोग इतिहास की पार्टी हो जाएगी। आपने भारत को जिस प्रकार से लूटा, आपने पार्टी है जो परिवार से 16 लाख करोड़ रुपए के देश के उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए। मेरे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, मेरा देश का किसान यूरिया के महंगे दाम चुका रहा है। पौरुष जी, आप लोग उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ। अब राम कुमार जी को बोल लेने दीजिए, शाउटिंग मैच हो रहा है, दर्शक समझ नहीं पा रहे, थोड़ा अब राम कुमार जी को बोल लेने दीजिए। जी पौरुष जी, आप इससे निवेदन ये है कि आप कम से कम सुनो। आपके हताशा है, निराशा है, बौखलाहट है आप में, आपके नेताओं में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आधार नहीं, मुद्दा नहीं, सिर्फ लटकाने, भटकाने, भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 महीने की हमारी सरकार आई, आपने 5 वर्ष तक जिस तरह का कुशासन किया, कुर्सी के झगड़े में क्या आप झगड़े नहीं, क्या आप में मनमुटाव नहीं था? क्या मनमुटाव नहीं, आपने एक दूसरे को नकारा, निकम्मा कहा। और आपके 8 खेमे थे, वसुंधरा जी का खेमा अलग, पौरुष जी अपने बारे में बोलिएगा, जब आपको बोलूंगा तो आप बोलिएगा। राम कुमार जी की बारी, अभी बोल लेने दीजिए इनको। आप सुनिए, हमारे 3 महीने की राजस्थान के अंदर सरकार आई, 45% हमारा संकल्प पत्र का हुआ, SIT का गठन किया, SOG ने प्रभावी कार्रवाई की। आज 68 लोग आपके जो उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अंदर भी गए, और उनके कौन संरक्षक है वो आने वाले हैं। ERCP को 5 वर्ष तक आपने राजनीति का एक धंधा बना लिया था, लेकिन आपको मालूम है कि उसमें न केवल 13 जिले, 21 जिलों को पानी भी मिलेगा, और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को उसको सिंचाई भी मिलेगी। आपने तो मजाक बनाया था, हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ठीक है, अब छोटी सी प्रतिक्रिया आप पौरुष जी से ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट की समाप्ति करते हैं। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी कुछ दिनों, राजस्थान में एवरेज, राम कुमार जी आप पौरुष जी को बोल लेने दीजिए। राम कुमार जी पौरुष जी बोलिए। 3 महीने में इनकी सरकार बनने के बाद राम कुमार जी आप बोल लिए, थोड़ा पौरुष जी को भी बोल लेंगे। 1500 के लगभग बलात्कार की घटनाएं हो जाती है। सूरतगढ़ में इनके मंत्री के एक रिश्तेदार दो बिचारी औरतों का, भाई ऐसी आवाज, ये आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्या आप लोग बोल रहे हैं? राम कुमार जी आपको बोलने का मौका दिया ना मैंने, आप थोड़ा पौरुष जी को बोल लेंगे। बोलने के लिए जा रहा हूं मैं जी। आप सुनिए, सुनने का मादा रखिए। आपको पता है मैं आपकी पोल खोलूंगा। आपकी 3 महीने की सरकार में राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या हाल हुआ मुझे बताइए। आप एवरेज में रोज के 15 बलात्कार राजस्थान में रोज के हो रहे हैं। आपके मंत्री के रिश्तेदार की कारगुजारी की वजह से 2 लड़कियों को, सगी ननद भौजाई को आत्महत्या करनी पड़ी, और उन्होंने आत्महत्या करने से पहले मीडिया को बुलाया। ठीक है, अब छोटी प्रतिक्रिया सभी से ले लेते हैं। सबसे पहले वृजराज जी कैसे देखते हैं राजस्थान का ये रण, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद कीर्ति जी के पास जाएंगे। मैंने जिस तरह से आपको कहा कि 3 सीटें मुझे लग रही है जो फंसी हुई है, और बीजेपी यदि उसमें चाहेगी कि किस तरह से उनकी रणनीति करने के बाद में वो उन 3 सीट 25 बनाना है, आज के समय 3 सीटें मुझे फंसती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फंसती हुई नजर। कीर्ति जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगी फिर से कि मोदी जी की लहर है, और मोदी जी की लहर ही नहीं, मोदी जी का काम है, मोदी जी की सरकार का काम है, जो बोल रहा है लोगों को बढ़ चढ़ करके दिख रहा है सामने, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। ठीक है राम कुमार जी आपका, पौरुष जी आपका, वृजराज जी आपका, और कीर्ति राठौर जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से राजस्थान का रण जो है बहुत दिलचस्प हो चुका है, और 25 के रण में कौन बारी माजेगा, मिशन शक्ति, मिशन 25 जो है, क्या कांग्रेस पार्टी उसको रोक पाएगी, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती